नमस्कार। आवाज़ द वॉइस पर आप देखना शुरू कर चुके हैं किताबों की दुनिया। मैं हूं मंजीत ठाकुर और इस कार्यक्रम में किताबों की दुनिया में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं स्थापित लेखकों से, उनकी कृतियों से और उनके हिंदी साहित्य में आजकल क्या चल रहा है, लेखक समाज क्या कर रहा है, इस पर बातचीत होती है। हमारी आज की मेहमान हैं इरा टॉक, मशहूर लेखिका हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएँ लिखी हैं, बहुत सारे काव्य संग्रह उनके छप चुके हैं और उपन्यास के साथ साथ ऑडियो नॉवल और बॉलीवुड में भी उनका लेखन सक्रिय रूप से चल रहा है। उनसे हम बात करेंगे कि क्या उनका लेखन है, कहाँ किस और क्या योजनाएं हैं उनकी भविष्य की, और उनके साथ इस बातचीत में शामिल होंगे आवाज़ द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक असगर हाशमी साहब। हम दोनों मिलकर, हाशमी साहब और मैं, हम दोनों मिलकर इरा जी से बात करने की कोशिश करेंगे उनके साहित्य यात्रा के बारे में, उनके लेखन यात्रा के बारे में और फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं उनके बारे में, और जो स्थापित लेखक नहीं हैं अभी, जो लेखन की दुनिया में कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में भी बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है इरा जी आपका। जी धन्यवाद बहुत बहुत मंजीत जी, हाशमी साहब। इरा जी, पहला सवाल तो यही कि ये जो अभी मेरे पास जो आपकी किताब है लव ड्रग, तो ये लव ड्रग जो है वो क्या मूलतः रोमांस का उपन्यास है? और जब भी अब जो नया सोशल मीडिया का ट्रेंड है उसके हिसाब से क्या प्यार मोहब्बत वाली किताबें ज़्यादा चल रही हैं, या क्या मार्केट को ध्यान में रख करके राइटर लिख रहा है, या पहले राइटर लिखता है फिर उसके लिए मार्केट की तलाश करता है? ये मॉडर्न लव की कहानी है और इसमें ओल्ड स्कूल लव की खुशबू भी है, क्योंकि कोई भी दौर का प्यार हो, अगर उसमें स्टेबिलिटी तभी आएगी जब उसमें ईमानदारी हो, उसमें सच्चाई हो और उसमें ठहराव हो। और जैसे हम देख रहे हैं कि आज मॉडर्न जो लव है वो एकदम इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह हो गया है। फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे किसी को देखा, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की, मैसेज किया और अगले दिन वो लोग डेट पे होते हैं। तो इतना इंस्टेंट हो गया है, जितनी जल्दी ये शुरू होता है उतनी ही जल्दी ब्रेकअप की तरफ भी बढ़ जाता है। तो लव ड्रग जो है वो एक कहानी है ऐसे ही आज के ज़माने के जोड़े की, लेकिन कैसे वो धीरे धीरे डिस्कवर करते हैं अपने प्यार को, और उस प्यार को स्टेबल बनाए रखने के लिए किस तरह से वो खुद में बदलाव करते हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी में प्यार को एक इम्पॉर्टेंट जगह देते हैं। तो वो पूरी कहानी है और जो यूथ है उसे काफ़ी वो कनेक्ट कर रहे हैं। जहाँ तक जो आपने सवाल किया कि प्यार मतलब ट्रेंडिंग में है या फिर वक्त की मांग के साथ राइटर ऐसा लिखता है, तो प्यार तो मुझे लगता है कि हर वक्त ट्रेंडिंग में रहता ही है, पर पाठक अलग अलग होते हैं। किसी को थ्रिलर पसंद होता है, किसी को मिस्ट्री पसंद होती है। लेकिन प्यार जैसे होता है टीन एजेस में, जो सबसे पहला एहसास होता है वो प्यार का ही होता है। तो मुझे लगता है प्यार का तो वर्ग हमेशा ही रहेगा पढ़ने वाला, और हर एज ग्रुप के लोग इसे, मेरी किताब को भी पढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि मेरी मौसी जो 70 के अराउंड हैं वो भी पढ़ रही हैं इसे, और छोटे टीनेजर बच्चे 16-17 साल के भी पढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि हर उम्र के लोग कनेक्ट कर रहे हैं मेरी किताब से। आपकी किताब के जो कुछ चैप्टर्स हैं, लव धुआं, लव थिएटर, लव रिएक्शन, लव कनेक्शन, लव लफड़ा, तो ये जो भाषा है इस पर आपने जानबूझकर सायास काम किया है, या फिर ये किताब के साथ साथ आता चला गया कि नहीं ठीक है लव के साथ जोड़ते हैं ऐसे कुछ शब्द? जी, या क्योंकि ये आज के दौर की भाषा है। जब हम जैसे जो लेखक लिखता है और वो अपने ही दौर की बात करता है, जो भाषा वो सुन रहा है या वो उसके पाठक जिस भाषा को समझ पाएंगे। और क्योंकि अब ये मिक्स मैच का कल्चर है और हिंदी और अंग्रेज़ी एक बाहर की भाषा नहीं रही है, अंग्रेज़ी भी उतनी ही अपनी भाषा है जैसे हिंदी है। तो मुझे लगा कि दोनों चीज़ों को मिला देना चाहिए, तो वो एक उसकी भाषा की एक अलग क्रिस्प हो जाती है और लोगों को पसंद आती है, खासकर यूथ कनेक्ट करता है उस चीज़ से। तो बाकी मैंने इस किताब में उर्दू का भी बहुत इस्तेमाल किया है, और हिंदी और रोज़मर्रा में बोले जाने वाले अंग्रेज़ी के शब्द भी इसमें हैं। अब मेरा सवाल ना हाशमी जी आपसे भी है। जी जी, मैं एक सवाल, हाँ। चूँकि मौजूदा जो दौर है, जैसा आपने कहा कि वो फटाफट जो है इंस्टेंट वाला प्यार मोहब्बत वाला है, और आपने ये भी कहा कि प्यार हमेशा विषय रहा है, लेकिन आज के दौर में पढ़ने वालों की कमी हो गई है। हम लोग जब जवान थे तो रेणु पढ़ते थे, राजहंस पढ़ते थे और ढूंढ ढूंढ के पढ़ते थे।
मुझे लगता था कि ये मनोरंजन का इससे बढ़िया कोई साधन नहीं हो सकता। लेकिन आज का जो युवा है वो उसको पढ़ने में ज़्यादा विश्वास नहीं है, तो ऐसे में आपकी किताबों की क्या सार्थकता रह जाती है? जब पुराना समय था तो इतने साधन भी नहीं थे मनोरंजन के, ना उतना टीवी था और मोबाइल तो था ही नहीं। तो एंटरटेनमेंट जो जैसे मोबाइल पे है, वेब सीरीज़ हैं, बहुत आसानी से, और लोग किंडल पे भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है पढ़ने वाले ख़त्म हो गए हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को मैं दोष नहीं दे पाऊँगी। हर समय का एक अपना मनोरंजन का साधन होता है मुख्यतः। जैसे पुराने समय में किताबें होती थी क्योंकि और कहीं रीच नहीं होती थी, लेकिन यही एक तरीका है कि बुक्स को प्रमोट किया जाए। कुछ भी हो, जैसे किताबों को हाथ में लेना, उनकी महक महसूस करना, वो आपको किंडल पे या मोबाइल पे तो फील नहीं आ सकता। दूसरा, आप किताब पढ़ते हैं तो रिलैक्स होते हैं। आप कभी ऐसा नहीं है किताब पढ़ के आपका सर दुखने लग जाए अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ रहे हैं। मैथ्स और फिजिक्स के ऐसे सवाल सॉल्व करने वाली बात नहीं है। अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ रहे हैं तो आपको मज़ा आता है, और इसको चार्ज भी नहीं करना पड़ता कि आप वो किताब जैसे मोबाइल को या डिवाइस को चार्ज कर रहे हैं। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि अपने सर्कल में और जो भी मेरे पाठक हैं, रीडर्स हैं, उनको प्रमोट करूँ कि आप बुक्स की तरफ जाइए। इसे किंडल पे पढ़ने की बजाय आप किताब लेके पढ़िए, तो आपको एक अलग फील आएगा। तो वो तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी किताबों को बचाए रखें। बाकी जो ये और चीज़ें हैं उनसे कंपटीशन तो है ही किताबों का। एक सवाल इससे पहले कि आप इसी से लगता सवाल मेरे मन में आया, चूँकि आजकल ब्रांड का बड़ा चलन हो गया है कि जब तक आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी तब तक कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती। जब हम अपनी उम्र में थे, जब युवा थे, जब हम किताबों पे ध्यान देते थे, किताबें पढ़ते थे, तो अखबारों में, मैगज़ीनों में आने वाले नावल के बारे में हमें पता चल जाता था कि ये नावल आने वाली है। आज के दौर में पता ही नहीं चलता कि पब्लिशर भी खर्च नहीं करता कि इस तरह की कोई नावल आने वाली है और आप इसको पढ़ना चाहिए आपको। तो ऐसे में एक लेखक के नाते आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, क्या प्रयास होना चाहिए पब्लिशर की तरफ से, समाज की तरफ से, लेखक की तरफ से? देखिए, ये तो है कि अक्सर लोग ब्रांड देख के ही चीज़ें खरीदते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो ब्रांडेड चीज़ें भी बहुत अच्छी भी नहीं निकलती हैं, लेकिन और उससे बेहतरीन क्वालिटी की जो चीज़ें होती हैं वो पीछे कहीं रह जाती हैं क्योंकि उनके पास पूरे साधन नहीं होते, या उनका पब्लिशर ब्रांडिंग नहीं कर रहा है, या उनका भी अपना बहुत रीच नहीं है। फिर भी मैं काम की ताकत को मानती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपके लिखे में दम है तो आप लगातार लिख रहे हैं, ये एक जर्नी होती है। कोई भी राइटर एक दिन में ब्रांड नहीं बनता है, तो ये एक जर्नी है। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, अपने लिखे को शेयर करते जाएं, और यकीन मानिए अगर वो लोगों के दिल को कनेक्ट करता है तो उसे लोग शेयर करते हैं, और इसी तरह आपके पाठक बनते हैं। जैसे ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो पैसे वाले हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपनी किताबें पैसे दे के भी छपवाते हैं, लेकिन उससे वो राइटर्स मतलब रीडर्स नहीं खरीद सकते। तो एक ब्रांड बनना राइटर के तौर पे, या आपके रीडर्स होना, आपके प्रशंसक होना, ये तो आपको खुद ही जुटाने पड़ते हैं, और वो आपके काम से ही जुटते हैं। वो मतलब एक यात्रा है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितना अच्छा लिखेंगे, लोगों के दिल को छुएगा, लोग उसे अपना समझेंगे तो वो शेयर करेंगे। और हर दौर के लोग अपने अपने राइटर्स को चुनते हैं। जैसे जो प्रेमचंद का दौर था, उनके लोगों ने उन्हें प्यार किया, चुना। तो वो एक पाठक ही हैं जो लेखक को आगे बढ़ाता है, स्टार बनाता है। अच्छा, मैं दो सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी पिछले दो बातें जो उन्होंने, हाशमी जी ने कही, उससे जुड़े हुए दो सवाल हैं मेरे पास। पहला सवाल तो ये कि भाषा के स्तर पर एक विवाद खड़ा हुआ था, बॉलीवुड से भी जुड़ी हुई है, इसलिए सवाल ज़्यादा मौजूद हो जाता है कि एक अभी अजय देवगन और कच्चा जो हैं हमारे सुदीप, उनके बीच एक ट्विटर वॉर हुई थी। तो भाषा को लेकर के एक कैसा माहौल अब है कि एक उर्दू, आपने कहा कि आप उर्दू का इस्तेमाल भी करती हैं, कुछ लोग ऐसे हैं अभी जो उर्दू शब्दों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, माफ़ कीजिएगा लेकिन ऐसा है जी, बिल्कुल। दूसरा सवाल जो इससे जुड़ा हुआ ही है कि जैसे आपने कहा कि लिखे में दम हो तो बेशक जो लेखक है वो अपने लिए एक पाठक खोज ही लेता है, और पाठकों को भी दमदार राइटर्स की ज़रूरत होती है और वो खोज के पढ़ भी लेते हैं। लेकिन ये कितना सच है कि प्रकाशक उन लेखकों को तरजीह देते हैं जिनके पास सोशल मीडिया पे स्टारडम हो और जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हों? जैसे कि स्टार की बात की, आप ऑलरेडी स्टार हैं, हम तो देखते हैं आप इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे और फेसबुक पे आपके बहुत सारे लाखों फॉलोअर्स हैं।
जी, मंजीत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैंने भी आज से 10 साल पहले 1-2 लाइक से ही शुरू किया था। तो बहुत कम लोग थे जो मुझे जानते थे या लाइक करते थे या शेयर करते थे मेरी चीज़ों को। पर जैसे कि मैंने कहा कि एक यात्रा है, अगर आप बिल्कुल अपनी धुन में लगे रहें और अपना काम करते जाएँ और दूसरा काम पहले से बेहतर हो, तो यकीनन आपको मंज़िल मिलती है इसका। और मतलब कुछ आप नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। भाषा को मैं मानती हूँ कि हर भाषा में अच्छा लिखा जा रहा है, तो कभी भाषा को मैं एक बाधा नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई बात मान लीजिए कन्नड़ में है और वो मैं उसे हिंदी या अंग्रेज़ी के माध्यम से समझती हूँ और वो मुझे बहुत दिल के करीब लगती है, तो मैं उसको मेंशन करूँगी कहीं न कहीं। तो अब जैसे फ़िल्मों में भी है, जैसे आप देख रहे हैं कि साउथ का सिनेमा पूरा हावी होता जा रहा है क्योंकि वो अपनी मतलब हिंदी में फ़िल्मों को ला रहे हैं डब करके। तो ये अब जैसे जैसे पूरा विश्व एक हो चुका है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो अब ये एक बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अगर अपनी भाषा को ज़िंदा रखना है तो उसमें बेहतरीन काम करना होगा। आप किसी भाषा को नीचा दिखा के या क्रिटिसाइज़ करके या उस चीज़ पे लड़ाई झगड़ा करके तो अपनी भाषा को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो उसके लिए कंटेंट अच्छा क्रिएट करना होगा, उस पर ज़्यादा काम करना होगा और इंस्पायर होना होगा दूसरी भाषाओं से कि अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, आपकी जो किताबें हैं उनमें मैंने जैसे काव्य संग्रह है अनछुआ ख्वाब या मेरे प्रिय और कैनवस पर धूप, ये एक ऐसा लग रहा है कि पूरी जो कविता का जो मूल भाव होगा वो रोमांस या प्रेम रहा होगा, जो नाम से मैं कह पा रहा हूँ। इसी तरह कहानी संग्रह है रात पहेली और चांद पास है। नॉवेल है रिस्क एट इश्क और मूर्ति के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन रिस्क एट इश्क जो है वो इश्क की कहानी होगी। ऑडियो नॉवेल में गुस्ताख इश्क है और मेरे हमनफस ये मुलाकात एक बहाना है। किलर ऑन हंट, रिजर्व सीट, पटरी पर इश्क, रंगरेज पिया। कुल मिला के जो मेन आपके जो कहन का जो थीम है वो रोमांस है, प्रेम है जी। मूल रूप से आप प्रेम की लेखिका हैं। मतलब हाँ, मोटे तौर पे आप कह सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन जैसे मूर्ति है वो सस्पेंस थ्रिलर है और हॉरर भी है उसमें, तो वो एकदम अलग तरह की कहानी है, मतलब जो उपन्यास है वो। उसके अलावा किलर ऑन हंट जो है वो भी एक मर्डर मिस्ट्री है। तो कुछ मैंने अलग हट के काम करने की शुरुआत की है, लेकिन ज़्यादातर मैंने रोमांस पे लिखा है और लाइफ मोटिवेशनल बुक्स भी लिखी हुई हैं 2। तो मिला जुला के मेरा यही रहता है कि मैं जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूं लिखने में, तो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। आजकल का जो प्रेम है ना युवाओं का, हाशमी जी आपकी भी इस पे राय चाहूँगा जी कि मेरे बाबू ने थाना थाया टाइप का जो बाबू सोना टाइप का जो प्रेम है वो व्हाट्सएप पर या जो चल रहा है उस पर जो सोशल मीडिया है वहाँ पर जो प्रेम पनपता है जिसकी चर्चा आप पहले सवाल में कर रही, तो वो उस तरह का जो मासूमियत भरा प्यार मैं कहूँगा वो कितना स्थायी होता है, और क्या आपकी किताबों में उस तरह का प्रेम है या बहुत गंभीर किस्म का प्रेम है? मेरी किताबों में जो प्रेम है वो बहुत मतलब एक बहुत ऊंचे दर्जे का प्रेम रहता है कि प्रेम का मतलब है कि आप उसके लिए जान दे दो, मतलब इतना जज्बा होना चाहिए, इतनी इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। अच्छा है, आपने ये नहीं कहा कि जान ले लो। वो नहीं, वो तो अलग चीज़ है, फिर वो प्रेम नहीं होता, वो तो एक जुनून होता है, पागलपन हो जाता है। लेकिन हाँ, आप किसी को प्रेम करते हो तो उसको एक तो आज़ादी बहुत ज़रूरी है। जो ये खाना खाया वाला होता है ना कि मेरे बाबू ने खाना खाया और हर मिनट पे स्टॉक कर रहे हैं, और कई तो ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि कहाँ हो, लोकेशन भेजो मुझे। तो मुझे लगता है, और ऐसी डिवाइस भी आ गई हैं कि लोकेशन भी आप जहाँ चाहे वहाँ की भेज सकते हैं। तो अगर आप बेईमानी करेंगे तो उसके कार्ड भी लोग निकाल लेंगे, मतलब तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं, अगर हम अपनी लाइफ में प्रेम चाहते हैं तो ईमानदारी, कम से कम एक इंसान के लिए हम ईमानदारी से, जैसे हम खुद से बेईमानी कभी नहीं करते हैं, तो एक अगले इंसान के लिए अगर हम ईमानदारी रख लें तो मुझे लगता है कि इन सब झूठ की और बहानों की ज़रूरत नहीं बचेगी। दूसरा, स्पेस देना बहुत ज़रूरी है प्यार में। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसके साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसके साथ हर समय रहना चाहते हैं तो कुछ समय बाद हम खुद भी बोर हो जाते हैं और वो भी बोर हो जाता है। तो एक जो आज़ादी है, जैसे एक बंधन हो, एक बारीक सा नाजुक रेशम का धागा हो, लेकिन वहाँ वो जंजीर ना बन जाए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि मतलब हाशमी जी, सवाल अभी अधूरा है, पहले सवाल आप उनसे बाद में पूछिएगा, मेरा सवाल पहले आपके लिए है कि आपके ज़माने में, मैं उनको थोड़ा बुजुर्ग साबित कर रहा हूँ,
आपके ज़माने में जो प्रेम होता था, जिसमें शायद चिट्ठियाँ लिखते थे लोग, प्रेम पत्र लिखते थे। बद्री नारायण की बहुत शानदार कविता है प्रेम। बिजली के पोल के सामने खंबे में लोग दिन भर सूखते भी थे। तो उस ज़माने के प्रेम में, और ये जो व्हाट्सएप का ज़माना है, जब इतना इंतज़ार भी नहीं होता कि डबल टिक के बाद वो ब्लू टिक में बदला कि नहीं, और टाइपिंग आप देख रहे हो कि अभी तक बंदे ने टाइप नहीं क्यों नहीं किया रिप्लाई, उस ज़माने के प्रेम में थोड़ा सा अंतर क्या है? देखिए, मैं अभी यही सवाल मैं पूछने वाला था कि प्रेम को भरोसे से जोड़ना चाहिए हमें, और हम ऐसा ही करते हैं कि जब हम जिसको चुना है उस पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन ये जब टेक्निक आ गया प्रेम में कि कहाँ है, लोकेशन भेजो, तो इसका मतलब है कि प्रेम में भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये प्रेम कितना टिकाऊ होगा मैं समझ नहीं पा रहा इसको लेकर के। अब हमारे ज़माने में जो प्रेम था वो अंधाधुंध था, वो एक झलक में दिख जाएगी तो उसके लिए लोग बिजली के खंभे पे और जून के धूप में भी लोग खड़े रहते थे, और मिल जाए तो फिर वो हो जाता था। अब तो प्रेम में भी लोग स्पेस ढूंढ रहे हैं कि अब बहुत हो गया, बोर हो गया, और भरोसा नहीं कर रहे। तो हमारे जो ज़माने में प्रेम में भरोसा था, और कोई एक दूसरे के पीछे भी नहीं होते थे कि वो क्या करने वाला है, टाइप का। हाँ, उस तरह का नहीं था, इंद्रिय किस्म का प्रेम। हाँ बिल्कुल। तो मेरे ज़माने में तो प्रेम ऐसा ही था, भरोसा करते थे और उनके लिए पूरा दिन गुजार लेते थे कि एक झलक मिल जाए। और अब तो ये स्पेस का हो गया कि 4 घंटे हो गए भैया, बोर हो गया अब तो। अब और दूसरा ये है कि जैसे जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू भी नहीं करते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है। तो जैसे पहले का प्रेम होता था कि एक चिट्ठी भेजी और उसके लिए फिर महीनों इंतज़ार कर रहे हैं कि जवाब नहीं आया या उसने देखा नहीं पलट के। तो जब आप किसी पूरे अपनी जान लगा देते हैं सिर्फ एक रिस्पॉन्स पाने के लिए, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी आप देखिए। और पेशेंस था उस प्यार में, पेशेंस सिखाता था। आज पेशेंस तो ख़त्म हो गया है लोगों में। अगर ब्लू टिक के बाद जैसे आपने बोला कि मैसेज नहीं आया तो या तो तुरंत से ब्लॉक कर देंगे या और सुना देंगे लिख के। हम नहीं सोचते कि अगला किस परिस्थिति में है, कहाँ है। तो ये प्यार के साथ ही नहीं, हर रिश्ते में है, दोस्ती में भी है कि पेशेंस कम हो गया है और वैल्यूज़ हम लोग कम करने लगे हैं चीज़ों की। लगता है कि बहुत आसानी से ये चीज़ हासिल हो गई है तो बस ठीक है। लेकिन जबकि प्यार ऐसा है कि उससे दुनिया की किसी चीज़ से आप नहीं खरीद सकते। आप बस वो साथ घूमना, कॉफ़ी पीना, डेट करना, वन नाइट स्टैंड लेना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो वाकई में प्यार है कि जब आपके साथ कोई ना हो तब भी कोई साथ में खड़ा हो, उसके लिए तो फिर आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सच्चा होना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक सवाल, जो विषय ऐसे है, प्रेम जो है, प्रेम तो अनंत है। हाँ, पर मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि जब आप प्रेम थोड़ा एक कदम आगे बढ़ जाए तो लिविंग रिलेशन में चले जाते हैं, फिर वही प्रेमिका जो है 2-1 साल के बाद उब जाने के बाद फिर उस पर बलात्कारी का आरोप लगा देता है। तो इस तरह के प्रेम को हम किस दर्जे में रखें और कहाँ रखें, और हम कैसे किसी पे विश्वास करें कि ये ज़िंदगी साथ निभाने वाला है? कैसे? इस सवाल को थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। अभी हिंदी के एक बड़े लेखक पर ये आरोप लगा कि उन्होंने शादी का झांसा दे करके दैहिक शोषण किया 10 साल तक। ये 10 साल तक साथ रहने में क्या झांसा कामयाब, मतलब झांसे वाली बात कितनी इम्पोर्टेंट होती है? क्या उसको हम लोग देखिए, मैं उनकी बात का पूरा सच तो नहीं जानती, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल गलत मानती हूँ। ये खबरें जो छपती हैं कि झांसा देके इतने साल तक बलात्कार किया, तो आप एडल्ट हैं, आपको इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि आप किसी रिश्ते में जा रहे हो तो सिर्फ शादी करने के नाम पे आप साथ हो, तो ये मैं तो आपकी मूर्खता ही कहूँगी किसी भी लड़की की। और बाकी साथ रहने में, लिव इन में मैं कोई बुराई नहीं मानती, उनका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन अगर वो चीज़ मारपीट पर आ जाए तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो उसे ज़बरदस्ती रोके रहना भी गलत मैं मानती हूँ। और उसके लिए कि इस रेप जैसा आरोप लगाना, ये तो बहुत ही संगीन जुर्म मानती हूँ। क्योंकि मतलब साथ रहना अपनी मर्जी से, और जब आपकी वो मर्जी से ये आपके साथ नहीं रहना चाहता, नहीं बनती है लोगों की, बने बनाए रिश्ते टूट जाते हैं, तो उसमें ये आरोप लगाना तो फिर बहुत ही गलत है ना। अरे एक सवाल और ये बनता है कि जिनका हम जिक्र कर रहे थे, उन जैसे कई और लेखकों ने नई वाली हिंदी का जो है आविष्कार किया। ये नई वाली हिंदी जिसमें हम रोमन में कुछ शब्द हिंदी के बीच में डाल देते हैं, भाषा के स्तर पर, क्योंकि आपकी किताब में मैंने देखा ऐसा नहीं है, अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन वो
देवनागरी में लिखे हुए हैं और ऐसी भाषा जो हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो बीच में जो नई वाली हिंदी में हम अंग्रेज़ी के शब्द ही क्यों लें, हम भोजपुरी के या मगही के या राजस्थानी के या मराठी के शब्द क्यों नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल, आप क्योंकि एक लेखक जहाँ जहाँ यात्रा करता है वहाँ की चीज़ें अपने साथ समेट लाता है, वहाँ की भाषा के कुछ शब्द अपने साथ लेके आता है। तो मैं तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि आपको जितनी ज़्यादा आप नए शब्द जोड़ सकें अपनी भाषा को रिच बनाने के लिए जोड़ने चाहिए। जैसे मैं मूल रूप से हिंदी में लिखती हूँ, लेकिन मैं मराठी के भी शब्द, क्योंकि बॉम्बे रहती हूँ तो वहाँ पे काफ़ी कुछ मराठी के शब्द सीखे हैं, तो अगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसमें कैरेक्टर मराठी का डाल दूँ तो वो थोड़ी मराठी वाली हिंदी बोले। तो मैं इंग्लिश ही नहीं बल्कि और भी भाषाओं के साथ ओपन रहना चाहिए ऐसा तो मेरी प्रयोग के लिए, क्योंकि आज वो हिंदी तो कोई नहीं बोलता है जो बिल्कुल शुद्ध थी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, वो तो कोई बोलता भी नहीं, और मतलब बोलते होंगे, बहुत कम लोग बोलते होंगे, लेकिन आम जनता नहीं समझती उस भाषा को। हाँ। आम बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं वो वही भाषा समझते हैं जो वो गानों में सुनते हैं या वो फिल्मों में देखते हैं, जो कि मिली जुली भाषा है। तो ये दिल वाली भाषा है, क्योंकि जो भाषा का उद्देश्य क्या है, दिल की बात, आप अपनी फीलिंग्स को बाहर बताने का संप्रेषण का माध्यम है। तो मुझे लगता है कि जो भाषा दिल की जज्बात को बताए वही भाषा है, और वही भाषा है मेरी। तो मैं तो इसके लिए दिल वाली हिंदी कॉइन करती हूँ, नई टर्म। एक सवाल इसी से निकल रहा है हाशमी जी, आपसे भी ये आएगा, क्योंकि डिजिटल हिंदी के आप भी बहुत बड़े पैरोकार हैं। हिंदी जो है, जिसमें हम एक और नवीन जी से भी इस बारे में बात कर रहे थे, नवीन चौधरी बड़े मशहूर हो रहे हैं इन दिनों राजनीतिक उपन्यासों के लिए, कि क्या आसान लिखना ज़रूरी है हिंदी की किताबों में, या कि सबकी समझ में जाए, जिसके बहुत सारे लोग डिजिटल हिंदी में ऐसा कहा जाता है कि आपको आसान हिंदी लिखनी चाहिए। लेकिन कई लेखकों की शिकायत ये है कि अगर हम आसान लिखते हैं तो जो हम कहना चाहते हैं कई बार वो छूट जाता है आसान लिखने के चक्कर में। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं पर्सनली तो ऐसा मानती हूँ कि आप आसान लिखना कठिन होता है, क्योंकि आप किसी भाषा, एक होता है कि आप कोई फॉर्मूला समझा रहे हो और वो फॉर्मूला हर कोई नहीं समझ सकता, अगर वो कोई साइंस मैथ का डिफ़िकल्ट फार्मूला हो, लेकिन आप उसी फार्मूले को एक आसान भाषा में, रोज़मर्रा के भाषा में आप समझा सकते हैं। तो वो कठिन काम है, लेकिन वो बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो मुझे लगता है कि हमारा काम है कि हम लोग अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, बजाय ये कि वो किताब कुछ वर्ग तक ही सिमट के रह जाए। और वैसे हर लेखक का अपना वर्क होता है, हर लेखक का एक अपना लिखने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो मैं ये भी नहीं कहती कि वो लोग गलत हैं, लेकिन पर्सनली तो मैं यही फील करती हूँ कि जितना आसान लिख सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट कर सकें, मोटिवेट हो सकें पढ़ के, या उनका कुछ जीवन बदल सके, तो ये अच्छा है कि उनकी लाइफ में कुछ चेंज हो हमारी किताब को पढ़ के, कुछ अच्छा हो। मैं कहना चाह रहा था, जैसे हम लोग जो किताबें पढ़ते थे तो उसमें ज़्यादातर आसान लैंग्वेज इस्तेमाल होता था और उसको हर वक्त समझता भी था। यानी कि पहले था कि हम 25 पैसे में किताब लाते थे और 24 घंटे के लिए ख़रीद के लाते थे, और पूरे परिवार वाले पढ़ते थे। पहले बड़े भाई पढ़ते थे, फिर मंझले भाई पढ़ते थे, फिर अम्मा पढ़ती थी, फिर जो बच जाए और फिर मैं पढ़ता था, फिर जाके सीढ़ी पे उसके जहाँ से लेके आता तो उतना देर तक पढ़ता रहता था। तो उस उम्र में भी कि मेरी अम्मा भी पढ़ती थी, मेरे बड़े भाई साहब पढ़ते थे और मैं भी पढ़ता था, मैं छोटा था जी। तो भाषा ऐसी थी कि अम्मा भी समझती थी, बड़े भाई भी समझते थे और मैं भी समझता था। अब इस तरह के प्रयोग मेरे ख्याल से नहीं हो रहे। जब भाषा की बात होती है कि हिंदी में लिख रहे हैं तो उर्दू शब्द का क्यों इस्तेमाल हो। फिर अगर आप कैरेक्टर में हैं, आप जब कैरेक्टर नहीं है, आप बॉम्बे में हैं और एक कहानी लिख रही हैं आप, तो आपका कोई ऐसा डायलॉग नहीं होता कि कोई मराठी कोई डायलॉग हो जाए, क्योंकि हम वहाँ पर हैं और उसमें एक झलक सी दिखे। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आजकल नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। आम आदमी भी इसी वजह से नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि जो आज का युवा है उसकी अलग भाषा हो गई है, किताबी भाषा है वो अलग हो गई है, तो वो उसको ग्रैब नहीं कर पाता। क्या वजह है, आपको कैसा लगता है? यही है कि राइटर्स को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपनी चीज़ों को देखना, विश्लेषण करना कि क्यों पाठक नहीं जुड़ रहे हैं, या पाठकों से भी समय समय पे इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह की भाषा पढ़ना चाहते हैं, या क्या समझ आपको, या कौन सा जॉनरा पसंद आता है आपको। तो मुझे लगता है ये प्रयोग तो राइटर्स को और पब्लिशर्स को लगातार करते रहना चाहिए कि पाठकों से क्विज कराएं, इंटरेक्शन करें,
और मोटिवेट करें, खासकर स्कूल कॉलेजेस में ज़्यादा इस तरह के कुछ सेशंस भी रखने चाहिए राइटर्स को, पब्लिशर्स को, ताकि बचपन से ही बच्चे जुड़ें, किताबों से जुड़ें, सिर्फ कोर्स की किताबों से नहीं बल्कि लिटरेचर से या और भी कलाओं से जुड़ें। इससे पहले कि हम आपकी फिल्मों पर बात करें, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि रीडिंग हैबिट हिंदी पट्टी में कम हो गई है। अगर रीडिंग हैबिट कम हो गई है तो फिर जो ट्विटर पे लोग ट्वीट्स पढ़ रहे हैं या फेसबुक पे जो पोस्ट लंबी लंबी पोस्ट भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी तो रीडिंग हैबिट में उसको क्यों नहीं काउंट किया जाता है? सिर्फ हार्ड बाउंड या हमारे जो छपी हुई किताबें हैं उसको रीडिंग हैबिट में क्यों शामिल किया जाता है? एक्चुअली क्या, लोगों के सोचने का तरीका बड़ा अलग है। उन्हें लगता है कि इंटरनेट फ्री है या उस पर जो हम पढ़ रहे हैं फ्री में पढ़ रहे हैं, वो 100 रुपये की किताब लेने में सोचेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि जो हमने एक बार महीने का 100 रुपये या 200 रुपये का रिचार्ज कराया है उसमें हम इतना कुछ फ्री में पढ़ पा रहे हैं। लेकिन एक तो वो बिल्कुल सही सूचना नहीं है हर बार जो आप नेट पे देख रहे हैं। दूसरा, आप अपनी आंखें भी खराब कर रहे हैं, अपना टाइम भी खराब कर रहे हैं। इसके बजाय अगर आप 100 रुपये भी किताब में इन्वेस्ट करेंगे तो वो किताब जो है आपके घर में कई सालों तक रहेगी। आप पढ़ेंगे, आपके दोस्त पढ़ सकते हैं, आपकी फैमिली पढ़ सकती है। तो किताब भी एक इन्वेस्टमेंट है। जो हम पढ़ने लिखने के शौकीन लोग हैं वो कितनी अपनी किताबें सजा के रखते हैं, लाइब्रेरी बनाते हैं और खुश होते हैं कि क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो लोगों को उस तरह सोचना चाहिए कि ये 200 रुपये या 300 रुपये मैंने अगर किताब में डाले हैं तो ये लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है और इससे कहीं ना कहीं मेरे काम का या मेरे परिवार के काम का कुछ अच्छा निकलेगा जो मुझे मेरी लाइफ को बेहतर बनाएगा। वो समझना जरूरी है। फिल्म की तरफ बढ़े इससे पहले मैं एक और सवाल हिंदी से जुड़ा हुआ पूछना चाहते हैं। अब हिंदी साहित्यकार में पॉलिटिक्स कितना है या ख़त्म हो गया? क्योंकि टांग खिंचाई बहुत ज़्यादा है, तो अब कुछ खत्म हुआ कि चूँकि अब किताबें नहीं बिक रही हैं तो इनको वैसे किताबें पहले से ज़्यादा बिक रही हैं, खरीदार मेरे ख्याल से कम ही है। तो मैं इस बारे में ऐसे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं बहुत ही अलग थलग रहने वालों में से हूँ। मैं आप तारीफ़ कर दूंगी किसी की, लेकिन मैं बुराई नहीं कर सकती हूँ। तो अगर मुझे किसी की किताब पसंद आएगी या मेरे सर्कल में है तो उसे प्रमोट मैं ज़रूर कर दूंगी एक पोस्ट डाल के। लेकिन मैं कोई किताब अच्छी नहीं लगी या लोग बुराई कर रहे हैं तो वहाँ जाके बुराई नहीं करूँगी। तो मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं रहती। आजकल खेमेबंदी भी है, खेमेबंदी बहुत है, पर मैं मुझे लगता है कि मैं अकेली ही इन मठों से दूर रहती है। बिल्कुल दूर, बिल्कुल। लेकिन पत्रकार बड़े दुश्मन बना लेते हैं। किताब को सही और गलत बताना तो इनको पत्रकारीय जिम्मेदारी है। अगर हमने किसी किताब को कह दिया कि बुरी है तो फिर लेखक बेचारा अनफॉलो कर देता है हमें। लेकिन अब बॉलीवुड में क्या चल रहा है, क्या लिख रही हैं? मैं अभी जो एक नॉवेल लिख रही हूँ नया, बेगम साहब की चिलमची, वो बदायूं के बैकड्रॉप पे लिख रही हूँ जो यूपी में एक ज़िला है। तो उसी पर मैं फ़िल्म भी लिख रही हूँ अभी, और बस उसी पर कोशिश है कि फ़िल्म बनाई जाए। उसके अलावा और 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग के लेवल पे ही हैं अभी। तो अभी तो बस यही है। 4 शॉर्ट फिल्म्स मैंने बनाई हैं जिसमें 2 फिल्म्स जो हैं फ्लर्टिंग मैनिया और रेनबो बच्चों की फ़िल्म है, वो भी मेरी कहानियों पे ही मैंने बनाई थी। तो वो दोनों शॉर्ट्स टीवी इंटरनेशनल ने ले रखी हैं 4 साल के लिए दिखाने के लिए। तो बस ऐसी ही छोटी छोटी यात्राएं करके बस चल रहे हैं। और बहुत जैसे खेमेबाजी वगैरह उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं रहती, तो बस ये है कि अपना फोकस पूरा काम पे ही रहता है। इसका मतलब आप फिल्में निर्देशित भी कर रही हैं? मैं हाँ, अभी 4 जैसे मैंने शॉर्ट फिल्म्स तो निर्देशित की हैं, लेकिन बड़ी फिल्म के लिए अभी मैं सोचती हूँ कि 1-2 साल की तैयारी के बाद ही मैं करूँगी। जब बड़ी फिल्में आप करेंगी तो आवाज़ द वॉइस पाएंगे इंटरव्यू देने के लिए? बिल्कुल। इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल और, आपकी कहानियों में कितनी कहानियों में मुस्लिम किरदार हैं? मेरी ये जो कहानी है इसमें भी लव ड्रग में मुस्लिम किरदार है, और जो बेगम साहब की चिलमची लिख रही हूँ वो तो पूरी तरह मुस्लिम किरदारों की ही कहानी है। बाकी हिंदू किरदार भी हैं लेकिन मेन प्रोटैगनिस्ट मुस्लिम ही है। तो क्योंकि मेरी परवरिश बदायूं में हुई है, फिर आगरा में मेरी पढ़ाई भी हुई है, तो मैंने कभी हिंदू मुस्लिम या और धर्मों को कभी अलग करके नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी ही एक मेन धर्म है और हर धर्म में अच्छे बुरे इंसान होते हैं, पर जिसमें इंसानियत होती है वो किसी भी धर्म का हो वो अच्छा इंसान होता है। तो और पता नहीं क्यों, मतलब मैं लिखती हूँ और मुस्लिम किरदार मेरे बहुत हमेशा जुड़ जाते हैं मुझसे, ऐसा लगता है। जुड़ेंगे ही क्योंकि मुस्लिम किरदार हमेशा आजकल बॉलीवुड में निगेटिव रोल में ज़्यादा क्यों दिखते हैं? अब देखिए दूसरा किस तरह सोचता है वो अलग है, पर मुझे लगता है कि हर किसी को अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। तो और मेरे दिल की आवाज़ तो यही है कि हम लोग सब बराबर हैं,
किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन बस हम अच्छे इंसान हों तो वो बहुत ज़रूरी बात है। जो दुनिया में देश में घट रहा है अभी या पिछले कई सालों से घट रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि नेगेटिव किरदार बहुत दिखाए जाते हैं, तो बॉलीवुड पे उसका एक तरह का असर पड़ा है कि उन्होंने हमेशा जब भी मुस्लिम किरदार दिखाए, हमेशा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन 90% मामलों में वो आतंकवादी या ISI के एजेंट के तौर पे दिखाए जाते हैं। क्या छवि बदलने की कोई ज़रूरत आपको महसूस होती है? क्या अभी जो समाज में चल रहा है वो लेखक को प्रभावित करता है, फिल्म निर्देशक को? दोनों ही तौर पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पे आपको लगेगा कि नहीं, ये देश में जो घट रहा है वो गलत या सही, जो भी आपको लगे उसको पोर्ट्रे कर सकती हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है जैसे मैंने बोला कि कोई भी जाति या धर्म गलत नहीं होता है, लोग गलत होते हैं। तो किसी भी एक धर्म को नेगेटिव छवि देना या किसी धर्म को खास पॉजिटिव छवि देना, वो तो मैं गलत मानती हूँ, क्योंकि इससे नफरत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता है। और एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पे, एक बीइंग अ फिल्म मेकर या राइटर, मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मैं दुनिया के सामने एक अच्छा पक्ष प्रस्तुत करूँ, अच्छाई उस किसी भी खास धर्म के इंसान की या मनुष्य की जो है अच्छाई हो और उससे जुड़ी चीज़ें हों, बजाय इसके कि ये इस धर्म के हैं, विशेष धर्म के तो ये गलत हैं। धारणाएं नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, और हमेशा प्रयास यही होना चाहिए कि अमन और चैन बना रहे। अच्छा, आपके लिखने से नफरत ना फैले, मतलब मेरा ये रहता है कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे नफरत फैले, लोग एक दूसरे के दुश्मन हो। ये खेत और गरीबी फिल्मों से ये सब्जेक्ट क्यों खत्म हो गए? मदर इंडिया हिट हो गई, दूसरे इस तरह की चीज़ें हिट हो गई, पर अब गरीबी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई। अगर गरीबी दिखाते भी तो गुलाबो सिताबो टाइप का दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये गरीबी क्यों, खेत क्यों खत्म हो रहे हैं? मुझे लगता है कि कमर्शियलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग बस चमकती हुई चीज़ देखना चाहते हैं, लेकिन वो भी सच्चाई है। आज भी गांव में खेत हैं और उन लोगों की एक अलग ज़रूरतें हैं, अलग तकलीफ़ें हैं, वो उन चीज़ों को कोई देखना नहीं चाहता है। अब सब ग्लैमर देखना चाहते हैं, चमक धमक। तो मुझे लगता है कि ठहराव की कमी हो गई है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि OTT पे भी जैसे पंचायत जैसा आया है या गुल्लक है, या अभी जो मैं आपको बात बता रही हूँ कि बेगम साहब की चिलमची, वो भी एक लोअर मिडिल क्लास की कहानी है। तो मुझे लगता है वो कहानियाँ, उन कहानियों में एक अलग खुशबू है और एक अलग ह्यूमर है, उस लेवल का एक अलग ह्यूमर होता है। जबकि बहुत ऊंचे लेवल पर जब आप फिल्में दिखा रहे हैं तो उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, उसमें सब हल्का हल्कापन ही होता है। और जैसे एक साउथ इंडियन फिल्म आई थी पुष्पा, तो वो भी काफ़ी पूरे चली तो हाँ, वो खूब चली थी, लेकिन वो अलग तरह की, वो भी लोअर मिडिल क्लास की एक कहानी थी कि वो कितने छोटे लेवल से उठ के आता है। वहाँ पे कोई बहुत ग्लैमर और चमक धमक नहीं थी। तो मुझे लगता है कि तस्करी में आया वो ठीक है कि अपराधी की भी एक कहानी होती है। तो मुझे लगता है कि हम, मतलब मैं तो इन चीज़ों से कि बॉलीवुड सिनेमा में तो ज़्यादातर कहानियाँ अपराधी को ग्लैमराइज करते हैं। अब जैसे वो जो अब दीवार से उठा लें, अब दीवार देख लें, आलिया भट्ट की फिल्म अभी आई या गंगूबाई तक। हाँ, तो मतलब तो मुझे लगता है कि बुराई का है जो उसका अपना अलग ग्लैमर होता है और लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी में सब यही चाहते हैं कि भाई अच्छा बने, अच्छा करें, IAS बने हमारे बच्चे। लेकिन फिल्में जब देखते हैं तो उन्हें अपराधियों का ग्लैमराइज करना अच्छा लगता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जो नए राइटर हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो इस इंटरव्यू को देख करके चाहेंगे कि इरा टॉक बताएं कि भाई लिखा कैसे जाए, कोई उपन्यास लिखने की तैयारी कैसे करती हैं आप? सबसे पहले तो एक खाका बनाना होता है कि भाई कैरेक्टर्स कितने होंगे, उनकी क्या विशेषताएं होंगी। जैसे कैरेक्टर स्केच खींचना बोलते हैं, एक खाका खींचना, और कहानी किस तरह आगे बढ़ेगी। क्योंकि चाहे आप उपन्यास लिख रहे हो या एक कहानी लिख रहे हो या एक फिल्म की कहानी लिख रहे हो, तो उसमें 3 पड़ाव होते हैं कि स्टार्ट, मिडिल और एंड, बिगनिंग, मिडिल और एंड। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले एक रफ आइडिया बना लें, कि एक सिनॉप्सिस तैयार कर लें, आपकी कहानी कहाँ से शुरू होगी, आपका मेन प्रोटैगनिस्ट कौन होगा और उसका स्ट्रगल क्या होगा, और वो लास्ट में स्ट्रगल किस तरह खत्म होगा। तो जब एक आप खुद ही तैयार कर लेते हैं, इसका एक जैसे बोलते हैं ना ब्लू मैप तैयार कर लिया आपने, उसके बाद फिर उसमें कैरेक्टर्स आप शामिल करते जाते हैं। क्योंकि एक उपन्यास केवल 2 या 3 कैरेक्टर्स पे नहीं चल सकता, उसके लिए और होने चाहिए कैरेक्टर्स, प्लॉट के साथ एक सब प्लॉट्स होने चाहिए ताकि इंटरेस्ट बना रहे। तो मुझे लगता है बहुत मेहनत का काम है, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है कि बिगिनिंग और मिडिल और एंड।
यानी कि आपको पहले कॉन्फ्लिक्ट तैयार कर लेना होगा। बिल्कुल, एक हीरो बनाने से पहले उसके सामने जो बाधाएं हैं, बाधाएं तैयार करनी जरूरी है। और साथ साथ ये भी होता है, जब आप लिखते जाते हैं तो फिर आपके पास खुद ही आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ सोच के चले होते हैं और बाद में किताब कुछ और बन जाती है। तो वो इसलिए वो थॉट प्रोसेस है। आप स्टार्टिंग में ही नहीं सोच सकते कि ये ऐसे ही बनने वाली है किताब। हो सकता है आपने जो सोचा उससे बहुत बेहतर बन जाए, पर वो तभी होगा जब आप शुरुआत करेंगे। और शुरुआत के लिए किसी ने मुझसे कहा था कि साल भर में 250 फिल्में देखो, 100 किताबें या उपन्यास पढ़ो और उसके बाद रोज़ 500 शब्द लिखिए। ये एक किसी ने समीकरण दिया। सब अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप सब घूम फिर लिए, पढ़ लिए, फिर आप एकदम शांत से अकेले बैठ जाइए और फिर आप अपने आप को खाली करना शुरू करिए। हाँ, कोई सवाल सर आखिर में? ये लेकिन कहते हैं कि फिल्म बनाने से पहले रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च का कितना अहम पहलू है? ये कोई किसी खास सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है या फिक्शन लिखते हैं तो उसकी कोई नहीं? मुझे लगता है कि रिसर्च तो एक साधारण सी प्रेम कहानी में भी होनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ एक लड़का लड़की मिले, प्यार किया, बाधाएं आई और ठीक हुआ, शादी हो गई। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कि वो क्या करते हैं, वो इस तरह से कैसे बने, उनका मतलब मुझे लगता है हर चीज़ में रिसर्च है। और ख़ासकर जब आप कोई पॉलिटिकल नॉवल लिख रहे हैं या फिर आप कोई हिस्टोरिकल लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए। लेकिन एक सिंपल कहानी में भी रिसर्च चाहिए, तभी उस कहानी में गहराई आती है। और उनका मनोविज्ञान, उनको कौन सा रंग पसंद है, हाँ रंग पसंद है, उन्हें खाने का स्टाइल कैसा है, उनके कपड़े कैसे वो पहनते हैं, मतलब कैरेक्टर के हिसाब से, बिल्कुल उनका बचपन कैसे बीता, तो वो आप एक पात्र खुद ही तैयार करते हैं। वो ज़रूरी है, तभी वो पात्र गहरे होते हैं, वरना तो सुपरफिशियल चीज़ें फिर ज़्यादा टिकती नहीं है। तो रिसर्च तो बहुत अहम पार्ट है और इसमें हम लोग खुद ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर का कैरेक्टर मैं लिख रही हूँ, तो मैं किसी डॉक्टर से बात करूँगी, उसकी क्या दिनचर्या रहती है, ये सिर्फ नहीं कर सकती। वो डॉक्टर है, वो क्लिनिक गया, वो आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके नेचर में रिफ्लेक्ट होंगी बीइंग अ डॉक्टर। तो वो रिसर्च बहुत। लेकिन कई टीवी सीरियल्स ऐसे हैं, मतलब मैं इंटरव्यू के आखिर में थोड़ी छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा बहुत सारे टीवी सीरियल्स हैं जिसमें जो हीरो है वो है तो इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन हमेशा घर में अपनी पत्नी से ही बात करता हुआ दिखता है। कई सीरियल अभी चल रहे हैं बहुत। तो वो क्या रिसर्च की कमी है, जानबूझ के ऐसा करते हैं? मुझे लगता है कि उनका जो एक दर्शक वर्ग है वो घरेलू महिलाएं ही होती हैं ज़्यादातर, तो उनको लगता होगा शायद इन लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना रिसर्च नहीं करेंगे। उनके लिए मेन वही इंटरटेनमेंट है कि कैसे बात हो रही है और क्या घर में कलेश चल रहे हैं या रसोड़े में कौन था वाली गॉसिप। तो मुझे लगता है कि अगर वो चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन पर्सनली तो मुझे लगता है एक राइटर को अच्छी तैयारी और रिसर्च के साथ ही कैरेक्टर बनाने चाहिए। कि अगर जैसे ओ हेनरी की कहानियों में अगर एक बंदूक दिखती थी दीवार पे तो वो चलती भी थी। वो वाली बात है कि अगर आप कोई खास चीज का मेंशन कर रहे हैं कि इस दीवार पे ये घड़ी लगी है, तो कहीं ना कहीं उस घड़ी का इस्तेमाल भी होना चाहिए, कि किसी ने वो घड़ी उठा के फेंक दी या घड़ी पे गोली लग गई, इस तरह कुछ तो मुझे लगता है तभी चीजें प्रासंगिक बनती हैं। इससे पहले कि आप खत्म करें, मैं एक सवाल, छोटा सा सवाल कि आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में तो बताया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कुछ कर रही हैं, कहीं से ऑफर मिला है कुछ, इस पे कुछ रोशनी डालिए। फ्यूचर प्लान आपका? फ्यूचर प्लान तो है कि एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए मैं स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन अभी उस पर काम शुरू होना बाकी है और जब तक वो खुद घोषणा नहीं करेंगे मैं खुद नहीं बोल सकती हूँ। बाकी तो दो मेरे अभी एक पेंगुइन से एक स्टोरी कलेक्शन मेरा आने वाला है, कुछ पन्ने इश्क, अभी इसी साल में आने वाला है, और 2 नॉवेल्स नेक्स्ट ईयर के लिए लाइन अप हैं। तो यही है कि किताब आना ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है आपके लिए, क्योंकि आप पूरा अपने जीवन का निचोड़ उसमें खाली करते हैं। तो बस यही कोशिश है। तो इरा टॉक के पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। फिल्मों के लिए रिसर्च कैसे करें, उपन्यास लिखने के लिए तैयारी कैसे करें, किरदार कैसे तैयार करें, उन किरदारों का मनोविज्ञान क्या होना चाहिए, तो पूरी रिसर्च जो है वो आप इरा टॉक के साथ इस बातचीत को अगर पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और साथ में, लेकिन हम जाने से पहले ना बात अधूरी रह जाएगी अगर हम इरा टॉक से उनकी कोई एक कविता ना सुने। इरा जी, प्रेम पे आप इतना लिखती हैं, एक तो कविता आप हमको सुना ही दीजिए। 2 छोर 2 दिशाएं, 2 छोर 2 दिशाएं, मीलों की दीवारें, बंदिशों के फासले। 2 छोर 2 दिशाएं, मीलों के फासले, बंदिशों की दीवारें। फिर भी प्रेम जोड़ता है मुझे तुमसे, फिर भी प्रेम जोड़ता है मुझे तुमसे, जैसे विषुवत रेखा नापती है धरती के उन हिस्सों को
जैसे विश्वत रेखा नापती है धरती के उन हिस्सों को जो दूर होते हुए भी एक से हैं। अरे वाह, क्या जो बात। दूर होते हुए भी एक से हैं। बहुत सुंदर। एक और। एक बहुत छोटी सी है कि मैं और हम वज़न एक है, मैं और हम वज़न एक है, पर अंतर मीलों का है मेरे प्रिय। अरे वाह, बहुत खूब। तो ये Thank you. क्षणिकाएँ थी जो इरा टॉक के साथ आपने उनकी किताबों में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, क्योंकि इस दुनिया को प्रेम की बहुत ज़रूरत है। पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में और भारत में भी नफ़रत बढ़ रही है। उस नफ़रत को पाटने का काम सिर्फ प्रेम कर सकता है, और वो प्रेम मिलेगा आपको इरा टॉक की किताबों में, उनकी कविताओं में। बहुत बहुत शुक्रिया इरा जी आपका, Thank और you मलिक so असगर much. हाशमी आपका नमस्कार। इस बातचीत के लिए। और अगले हफ्ते अगले कार्यक्रम में, अगले संवाद में, अगली बार किताबों की दुनिया में हम फिर मिलेंगे किसी स्थापित लेखक लेखिका के साथ, ताकि आपको प्रेरणा मिल सके लिखने की। लिखना रचनात्मक काम है, तोड़ने का काम नहीं है। नमस्कार। नमस्कार।